चलिए, तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में अभी पिछले कुछ क्लासों में लिमिट्स डिस्कस किया, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लास्ट क्लास में बेसिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करता हूं। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, इफ आपके साथ है x टाइम रूट अंडर 1 प्लस वाई, वाई टाइम रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इन दैट केस देन dy अपॉन dx इज, बताइए क्या आएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई वाई प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई प्लस 1 स्क्वायर। जरा बताइए आंसर। सभी लोग ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल क्लास 11-12 वाला क्वेश्चन है। तो जो वन वेरिएबल कैलकुलस आईआईटी जेईई का सिलेबस है मेंस एडवांस का, या आप सिंपली जो आपके 12th क्लास में 11-12 में जो कैलकुलस था, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब जैम में भी है। तो आपको वो रिवाइज करना है, तो वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ अभी, ठीक है। लास्ट कुछ क्लास से जो मैं करा रहा हूँ वो जस्ट बेसिक्स ही हैं एक्चुअली। सो बताइए इसका आंसर बताइए। सो सी होगा, ओके। तो क्या करेंगे, देखो सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताए हैं, सी ऑप्शन, बाकी लोग
क्या होगा भाई? वो मैंने एक असाइनमेंट भेजे थे 11 12 उसको सॉल्व करो सब लोग, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला, ठीक है ना? है ना असाइनमेंट, ड्राइव में भी होगा। जितने भी डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से असाइनमेंट है, एक वन वेरिएबल के नाम से असाइनमेंट होगा, उसको आप ट्राई करो। ड्राइव में ऐसे बहुत सारे फोल्डर है, लेकिन अभी आप उस फोल्डर में फोकस करो, इसका नाम है PYQ टॉपिक वाइज असाइनमेंट, है ना? PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज ऐसा कुछ है, जैमगेट। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज वो हैं, PYQs भी हैं, नॉन PYQs भी हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप टॉपिक पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, आप बैठ के घर पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, और एग्जाम देते रहो, टेस्ट देते रहो। चलो तो क्या करेंगे, अब ये सिर्फ एक्स वाई के टर्म में, ऐसा तो वाई निकाल ले, ऐसे डिफरेंशिएट करोगे दिक्कत होगा। सो एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। सो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या आ जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। अब वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। सो सिंप्लीफाई करोगे बताओ किसको एक्साइड करें। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो लेफ्ट साइड है आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट साइड क्या है, अगर एक्स वाई आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स, तो आप माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस वाई, तो एक्स वाई को आप इसको कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से y वाले टर्म एक साइड ले आओ, सो y प्लस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स, तो यहाँ से y कॉमन ले लो तो आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से आप dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर लो, तो अगर आप dy पर एक्स निकालोगे तो ये आएगा, चेक कीजिए। सो ये सी ऑप्शन आएगा, मतलब ये सी है एक्चुअली। कोसेंट रूल लगा के dy अपॉन डी एक्स लगाओ, यहाँ कोसेंट रूल, तो ये आंसर आएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो आप लोग कर पाओगे इजीली। किसी को डाउट है इसमें, अब डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट का सेकंड लाइन, लास्ट का सेकेंड लाइन, यस, हाँ भाई y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। हाँ तो इसमें क्या करो, y कॉमन लो, क्या होगा, यहाँ y कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, जब y आप कॉमन लोगे तो यहां से आप क्या करो, y कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस एक्स और इक्वल टू क्या, माइनस एक्स। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया ये। अब यहां से डिफरेंशिएट कर लोगे आप, सो यही आएगा, चेक करो डिफरेंशिएट, कोसेंट रूल लगाओ u अपॉन v वाला, तो अगर आप कोसेंट रूल लगाओगे तो आपका आंसर वो आएगा, ठीक है जी, ओके है, यस सर। ठीक है आगे चलो। तो अब देखो जैसे क्या है कि अभी एक बार हम बेसिक बता रहा हूँ, तो जैसे जो 11 12 में एक बार हम ना जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वहां पे क्या है कि अभी हमने देखा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है,
एक क्लास में लिमिट, एक क्लास में कॉन्टिन्यूटी किया, एक में डिफरेंशियबिलिटी, लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन किए थे। अभी थोड़ा सा उसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो जैसे जनरली क्या होता है कि dy बाई dx को आप ऐसा बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, y विथ रेस्पेक्ट टू x, यही चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे आपको याद होगा, है ना, ds अपॉन dt, बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको क्या बोलते थे, इसी को वेलोसिटी बोलते थे ना। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता था। तो मतलब एक तो ये इंटरप्रिटेशन इसका हो गया dy बाई dx का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और क्या होता है जनरली जो आप डिस्कस करते हो, तो जैसे इस तरह के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे कोई क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई करके देखो। तो क्वेश्चन ऐसा है, मान लो क्वेश्चन ये है, तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, सपोज एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है, विड्थ y है, फॉर एग्जांपल। अब तुमसे अगर ये बोला जाए कि ये जो रेक्टेंगल है ना, जिसका लेंथ x है और विड्थ y है, एंड यू हैव गिवन दैट सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज decreasing at the rate of मान लो 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मान लो ऐसा है, ठीक, मिनट। एंड ये तो लेंथ हो गया। विड्थ जो है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सो आपसे पूछ रहा है देन एरिया। तो ऑप्शन ए है एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट, मैं ऐसे लिखता हूं, एट द रेट, तुम बताओ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना इसका। सो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या ऑप्शन बी, इसी को कॉपी कर लो। So at the rate to this, so decreasing की जगह increasing कर दो। ऑप्शन सी, सो मान लो ये हो गया 3, कर दो इसको। बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यू ही चाहिए, जरूरत पड़ेगी, अच्छा ओके। तो हाँ, तो यू नीड कब, व्हेन, ओके ठीक है। तो अगर तुम्हें इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो आगे ऐड कर देता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू, तुम्हें दे दिया
10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन ठीक है, अब ये आई थिंक जरूरत है, सो यू विल नीड दिस, है ना। सो जब ऐसा है उस केस में इसका आंसर बताओ। Sir, B. ओके, सो ये कहने का मतलब जब ऐसा होगा when x is 10 and y is 6 then what will happen, ठीक है ना, ये पूछना चाह रहा है। सबको क्लियर है क्वेश्चन? देखिए एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है, वेरिएबल लेंथ है, और y वेरिएबल विड्थ y है। सो आपको बता रहा है कि लेंथ जो है डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, जो लेंथ है, एंड y जो विड्थ है वो विड्थ इज इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सो व्हेन x इज 10 एंड y इज दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या जब जिस सिचुएशन में x 10 है और y 6 है, उस केस में व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। सो एक ने आंसर बताए हैं ए, है ना। ओके, Sir, A. बी, अच्छा बी, चलो बाकी बाकी लोग Yes, sir, B. ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आपने 11 12 में किए होंगे, जिसमें कई बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको पता हो कि कहना कैसे आ रहा है। तो सिंपली सो मैंने x आपको दे रखा विड्थ, तो ये dx अपॉन dt टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, तो क्या है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लेंगे, सो -3 सेंटीमीटर पर मिनट होगा, ठीक है। जब डिक्रीजिंग है तो माइनस, और विड्थ जो है दैट इज इंक्रीजिंग, सो dy अपॉन dt इज प्लस, इंक्रीजिंग है सो +2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपको गिवन है। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए, सो एरिया यू ऑलरेडी नो x इंटू वाई, सो सिंपली आप dA अपॉन dt निकाल लीजिए, सो यू कैन इजीली फाइंड x dy by dt प्लस y dx by dt। अब आपको सब कुछ गिवन है, इसमें पुट करना है जस्ट। सो ये हमने डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में इसको प्रोडक्ट रूल से। सो dx अपॉन dt पता है, dy अपॉन dt पता है, x दे रखा है, y दे रखा है, सो मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, और ये भी मुझे यहाँ पे लिखा हुआ, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा। सो वी हैव x y dx अपॉन dt dy अपॉन dt, आप इसको रिप्लेस कीजिए यहाँ पे, सो इसमें रिप्लेस कर दीजिए x y dx अपॉन dt, जो भी है वैल्यूज रिप्लेस कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर अगर पॉजिटिव इसका आंसर आता है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आंसर आता है तो डिक्रीजिंग है, ठीक, चेक कर लीजिए। तो बी आएगा, आप चेक कर लीजिए। अभी भी किसी को डाउट है तो आप पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो इस तरह थोड़ा सा एप्लीकेशन है, तो आप पता उनका हाउ टू यूज डेरिवेटिव, है ना, इन केस ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम। Sir, dy by dx by dt वो जो है ना -3 सेंटीमीटर, इसका एक बार समझा दीजिए उसको। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, Decreasing. हाँ, तो जब डिक्रीजिंग होगा तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लेंगे, और जब इंक्रीजिंग होगा तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ इंक्रीजिंग है ना तो इसीलिए पॉजिटिव लिया है। सो इसका लेंथ x है, देखो लेंथ x है और विड्थ y है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है, जैसे यहाँ मैं लिख रहा था, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका मतलब होता है ds अपॉन dt, जिसका भी dy अपॉन dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, जो 11 12 में था अभी वही। Okay, sir. चलिए आगे। जैसे आप हाँ ये नवीन। निकाल लें, जैसे इनिशियल एरिया निकाल लिया और 1 मिनट बाद का एरिया निकाल लिया, हाँ तो इनिशियल
हाँ और एक मिनट बाद सर वो लेंथ हो चुकी वो 7 हो चुकी होगी और जो वेट होगी वो हमारी 8 हो चुकी होगी। तो हाँ 8 into 7 करेंगे तो सर 56 हो जाएगा एक मिनट बाद का एरिया। तो यहाँ पे वो सर 2 का है तो वो 4 का डिफरेंस रहता है जब 2 का एक्सट्रीम वेट। इनिशियल कितना हुआ 60, एक मिनट बाद कितना हुआ 74, सर 56 हुआ ना 56 हुआ। ओके, तो डिफरेंस कितने का है 4 का 4 का। और इनिशियल कितना था 60। ये सर 60 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर। यस सर, मैं भी वही पूछा था कि 3 सेंटीमीटर से घट रहा है और 2 से बढ़ रहा है तो फिर घटेगा ही वो। नहीं नहीं, आपको यहाँ चेक करना है इससे क्या आ रहा है, वो ऐसे गेस नहीं करना है, हमें मैथमेटिकली डील करनी है। तो इंक्रीज हो रहा है। आप कह रहे हैं 3 इनिशियली 10 और 6 है 60 है, और 8 सेंटीमीटर बाद लेंथ कितना हो गया 3 घट गया तो 7 हो गया, और विड्थ क्या हुआ 2 बढ़ गया तो 8 हो गया। तो 7 इंटू 8 56। 56 हो गया अच्छा, तो 4 का डिफरेंस आया ये ना। पर मिनट। ये सर तो वही पूछा है क्वेश्चन में इसलिए ये पर मिनट कितना सर वो कम हो रहा है बढ़ता है। नहीं नहीं, तो उससे मुझे लग रहा है इससे प्रॉब्लम होगा। अच्छा, इससे क्या आ रहा है एक बार वेरीफाई कर लो सब लोग, तो कितना आएगा 10। एक्चुअली ये बाद का है ना, तो बाद वाला डिस्कस कर रहे हैं। सो 4 डिफरेंस है और इनिशियली आपका 60 था। नहीं, तो हमें परसेंटेज सेंचुरी पूछा, रेट ऑफ चेंज पूछा है। रेट क्या है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या है इस पॉइंट पे। आई थिंक ये अप्रोच यहाँ वर्क नहीं करेगा, आपको इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 इंटू क्या है -3 तो -30, और y कितना है 6 इंटू 2, सॉरी एक बार कैलकुलेशन कर लो कितना है 10 इंटू क्या है dy बाई डी, सॉरी 10 इंटू 2 20 माइनस 6 इंटू 3 18, तो आंसर तो 2 ही आएगा। तो मतलब वो वाला अप्रोच कुछ कहीं ना कहीं गलत है उसमें, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ चेंज को हमने डेरिवेटिव से रिलेट किया है। एक्चुअली पता क्या है, आप क्या कर रहे हैं इसके आगे जा रहे हैं। एक्चुअली वो क्या रहा है कि पीछे से वहां तक आने में, यहाँ ये लास्ट है, तो आपको देखना है कि आप जो लड़े हैं यहाँ से स्टार्ट होके आगे जा रहा है, लेकिन वो रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो जब पीछे से आ रहा होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है इस पॉइंट पे, तो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बात कर रहा है। आप जो बाद में फाइंड कर रहे हैं तो 1 मिनट बाद का फिर गैप लेगा। जरूरी नहीं कि रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म होगा हर पॉइंट पे। आप जो फाइंड कर रहे हैं तो आपका ऐसा होगा, मतलब आप ऐसे से फाइंड, उसका मतलब क्या रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म है। जरूरी थोड़ी कि हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म होगा, तो जरूरी नहीं है। तो आप जो उससे कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे अलग होगा, दूसरे पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज अलग आएगा, अगले पॉइंट पे कुछ और आ सकता है, क्योंकि एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है ना। थर्ड मिनट पे सर अलग आ रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये अप्रोच वर्क नहीं करेगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस मतलब एक तरह से। हाँ ये इंस्टेंटेनियस है एग्जैक्टली। सो वी आर नॉट टेकिंग एवरेज, आप जो ले रहे हैं वो एवरेज इंटरवल पे ले रहे हैं, तो हर इंटरवल पे अलग अलग आएगा एक्चुअली। सो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। जैसे अगर हम ग्राफिकली समझाऊं आपको मैं, तो क्या होता है, जैसे कोई कर्व है ना, सो ये है ना, एक इंटरवल में बात करेंगे तो पर्टिकुलर एक आप इंटरवल लेंगे, तो आप देख सकते हो वहां पे समझाया गया होता है कि एक पॉइंट है x, है ना, x1 x2, तो इस तरीके से ये गैप और ये गैप आपको देखना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट x1 y1 x2 y2 है, मान लीजिए y1 है, ये मान लीजिए y2 है। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 ना, उस तरह से। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो आएगा वो dy बाई dx आएगा। दोनों हालांकि बहुत क्लोज है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, बाद में प्रूफ इसी से आता है हालांकि, लेकिन हमें जो पूछा गया वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछा गया। यस, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछा गया है। जो आप फाइंड कर रहे हैं इंटरवल पे, तो वो अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए वो यहाँ वर्क नहीं करेगा, ये इंस्टेंटेनियस है।
हाँ, एक और ट्राई कीजिए फिर आगे बताऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछता है कि एक आपके पास क्या है, क्यूब है ना, जिसका लेंथ x है, तो क्यूब है तो सारे लेंथ इक्वल होंगे। सो तो एज बोलता है ना, तो जो एज है, एज मतलब साइड ऑफ अ क्यूब, सो एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, देन वॉल्यूम is increasing at the rate of what, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये बताना है आपको क्या होगा। बताइए। तो ये साइड जो है इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अरे यहाँ फिर से आपको जरूरत पड़ेगी उसकी ना, व्हेन, ये मुझे बताना पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल टू, जब आपको x की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 10 ले लेते हैं, चलिए 10 सेंटीमीटर, जब x 10 है उस पॉइंट पे, ये फिर से इंस्टेंटेनियस है, पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो अलग अलग होगा अलग पॉइंट पे। 900, ओके, तो आंसर आ रहा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपली कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दे रखा है, सो dx अपॉन dt वो इंक्रीजिंग है तो प्लस में होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, सो आपको dv अपॉन dt फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt रखा है 3 और x भी लास्ट में दे रखा है 10 रखना है, तो आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में, सो यू कैन जस्ट, ये सब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन टाइप का हो गया कि हाउ टू यूज डेरिवेटिव, है ना, इस तरीके से। ओके, यूजुअली ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस पे डिक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। तो ये सब डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वन वेरिएबल है, वहां पे यही पूछा है ना कई बार कि नंबर ऑफ रूट्स बताओ, कि इस इक्वेशन के पास कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो मतलब नंबर ऑफ रूट्स का मतलब है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, तो उसके लिए भी आपको अराउंड ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। तो ग्राफ बनाते हुए हमें यही देखना पड़ता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, या इंटरवल क्या है जिसपे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे कुछ क्वेश्चंस है, तो सिंपली चलो पहले तो मैं इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करता हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, पहले ये डिफाइन करता हूं मैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। सो देखिए ध्यान से, इंक्रीजिंग फंक्शन ये सब 11-12 वाला कॉन्सेप्ट है कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए f कोई फंक्शन है d टू r है, ठीक है ना। सो d मतलब उसका डोमेन लिया मैंने, सो जो भी उसका डोमेन है। सो जो फंक्शन है f, फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन
इट्स डोमेन, या मान लो ऑन इंटरवल कोई सबसेट ले लिया इंटरवल आई, इफ एंड ओनली इफ। सो एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा एनसीईआरटी बुक जो अगर आप जिन लोगों ने पढ़ा है 11th-12th में, तो वहाँ पे वर्ड है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दो तरह से क्लासिफाई किया है। लेकिन आप कोई फॉरेन ऑथर वाली बुक पढ़ेंगे या जैम में जो नोटेशन यूज करते हैं जो लोग, मतलब कॉलेज में जो नोटेशन यूज होता है या जो मीनिंग यूज होता है, वो एक्चुअली इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज होता है। तो यहाँ इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से होगा, और अगर जो एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग वर्ड है उसका मतलब हम लोग लिखेंगे नॉन डिक्रीजिंग, है ना। तो एनसीईआरटी में क्या किया है कि इंक्रीजिंग के लिए लिखा है कि f' जो मोर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली मोर देन 0। थ्योरम है ये, डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूँ मैं भी, है ना। सो मेरा यहाँ पे इंक्रीजिंग का मतलब है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से, है ना। सो जो अगर मैं इंक्रीजिंग लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से, ठीक है। तो इंक्रीजिंग लिखा होगा, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से मीनिंग है इसका, जो कि कॉलेज में या जैम के पेपर्स में जो मीनिंग रहता है कि इंक्रीजिंग का मतलब उनका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से होता है, और अदरवाइज यूज करेगा नॉन डिक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग क्या है, कांस्टेंट फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों मिला के नॉन डिक्रीजिंग हो जाता है। जैसे नॉन नेगेटिव होता है ना, तो 0 या पॉजिटिव, इस तरह से। और पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 से ज्यादा ही होगा, तो इस तरीके से। फंक्शन f इज इंक्रीजिंग, मीनिंग मेरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ एंड ओनली इफ। तो कोई डेफिनेशन बताइए इसका, कहां पे, ऑन इंटरवल आई, आई कोई इंटरवल है जो सबसेट है डोमेन का। सो आई कोई इंटरवल है जो सबसेट है डोमेन का। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ। व्हाट इज द कंडीशन, कोई डेफिनेशन बताओ मुझे। सर f ऑफ i f ऑफ किससे हमेशा बड़ा होगा जब i से बड़ा। क्या सर f ऑफ फंक्शन की वैल्यू i पे हमेशा बड़ी होगी फंक्शन के लिए से जब i से बड़ा है। ओके, हाँ मीनिंग वही, मतलब ऐसा मैं लिखूं अगर कि मान लीजिए x1 इज लेस देन x2, देन fx1 is strictly less than fx2 for all x1, x2 belongs to I। ये है डेफिनेशन जिसको मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा, है ना। जिन लोगों को याद है f' वाला, तो वो थ्योरम है, आपको समझना है। जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं तो वहाँ डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है, थ्योरम्स बाद में आता है। थ्योरम्स आता है हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए, मतलब हमारे जो एफर्ट्स है उसको आसान बनाने के लिए, कम करने के लिए। थ्योरम्स क्या करता है, डायरेक्टली अप्लाई करो, इजीली आंसर आ जाएगा। लेकिन डेफिनेशन होता है जहां इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन ये है, अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो मतलब ये है कि x1 कोई लेफ्ट साइड, एक्स एक्सिस पे x1 कोई लेफ्ट साइड का नंबर है, x2 राइट साइड का नंबर है, तो x1 लेस देन x2 होगा। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, तो आप सिंपली देख पा रहे हैं ये आपका fx1 है और ये आपका लेंथ fx2 है, ठीक है। सो ये लेंथ fx1 है, ये लेंथ fx2 है। सो ये फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो लेंथ है fx1 है और वो जो लेंथ है y एक्सिस के पैरेलल वो fx2 है। तो ये कहना चाह रहा है। अब आप लोग जो जानते हैं वो थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि इफ f is या फंक्शन f, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, बोल दीजिए इसको, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो इफ फंक्शन f इज, उल्टा बोल रहा हूं ना, if f' x is strictly more than for all x belongs to interval I, then f is increasing। तो increasing का मतलब strictly increasing से है, increasing on interval I। ये थ्योरम है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है?
क्या इस थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू है? यस और नो? एग्जाम्पल बताओ, टेल मी एग्जाम्पल जो इसको फील कर रहा होगा। ट्राई करो कि कोई मतलब कोई इंक्रीजिंग फंक्शन हो जहां डेरिवेटिव जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो। सर एक्स एक्स, तो x में तो डेरिवेटिव 1 आ गया, पॉजिटिव ही है, तो x तो सेटिस्फाई कर रहा है कन्वर्स को भी। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पे ध्यान दो, मैं इसी वेज ताकि यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, सर मॉड एक्स होगा? नहीं मॉड x कैसे होगा? सर Which of the following is true? Option A, if f dash x is positive for all x belongs to I, then fx is increasing। तो increasing से मतलब है strictly increasing, ठीक? Increasing on I। दूसरा इसका कन्वर्स, ऑप्शन बी, if f is increasing function on I, then f dash x is more than 0 for all x belongs to I। Option C, constant function is increasing function। Option D, तो if f dash x is 0 for some x belongs to R, then f cannot be increasing function। चलिए अब चूज कीजिए। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन करने पहले कोई एग्जांपल्स कुछ बता रहा था, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं किसके, वैसे फंक्शंस जो इंक्रीजिंग हैं। जैसे कुछ लोग एग्जांपल दे रहे थे f(x) बराबर x, तो यस ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए x1 लेस देन x2 है तो वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, f(x1) x ही हो जाएगा। या ग्राफ बना के आप देख सकते हैं। सो सिंपली अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये देखो, मैं इधर लिखता हूं, देखिए मैं कुछ मतलब ऐसे कुछ फंक्शन बता देता हूं जो इंक्रीजिंग है। जैसे ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू x का, ठीक है, fx इज इक्वल टू x का ग्राफ है। ये ग्राफ है किसका, fx इज इक्वल टू log x विद बेस e का। ओके कुछ और देखिए, ये यहाँ 1 है, ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू e की पावर x का। ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये किसका ग्राफ है, किस फंक्शन का, एक्स क्यू fx बराबर एक्स क्यू। हाँ x मॉड x का भी इस तरह का ही दिखेगा, थोड़ा डिफरेंस देखना डिफिकल्ट है ना। सो अगर मॉड x का ग्राफ देखेंगे तो ये मॉड x का है। सो मॉड x पूरे r पे इंक्रीजिंग तो नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। अभी कोई बता रहे थे fx बराबर x मॉड x, तो x मॉड x को आप खोलेंगे तो इजी है, एक्स स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इज नेगेटिव, 0 पे 0। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये भी कुछ उस तरह का ही दिखेगा। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ क्यूब में क्या होगा, ये बहुत ऊपर जाएगा तो ज़्यादा ऊपर जाएगी वैल्यू, ये थोड़ा वैसा रहेगा। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको ठीक से मैं बनाऊँ अगर, तो डिफरेंस आपको दिखे तो ये कुछ इस तरह का होगा, इतना दूर जाएगा, वो थोड़ा y के क्लोज रहेगा, है ना।
क्योंकि ये ज़्यादा शार्पली ऊपर जाएगा, क्योंकि क्यू का है इस तरह के, ये थोड़ा ऐसा रहेगा। सो ये कुछ फंक्शंस मैंने बनाए हैं। सो ऑब्वियसली पहला वाला आपको क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है? व्हेन x increases y increases, simple. So when you go left to right the value of function increases. So you can see, हालांकि ये पॉजिटिव पे ही डिफाइंड है जस्ट log function. So when you go left to right y is increasing, when you go left to right it is increasing, when you go left to right it is increasing. ये इंक्रीजिंग है कि नहीं? ऑब्वियसली ये भी इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये भी इंक्रीजिंग है। ओके, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दे रहा था, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो पक्का इंक्रीजिंग होगा, है ना। जैसे एग्जांपल आप सिंपली देख सकते हैं, f(x) बराबर x है, f' 1 आ गया जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग है ना। f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये नोटेशन लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे मान लो fx बराबर आपने e की पावर x ले लिया, तो f' क्या होगा, e की पावर x ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, चाहे x कुछ भी ले लो आप, तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, f इज ऑन r, ठीक है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप लोग डिसाइड कीजिए कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सर यहाँ पे इंक्रीजिंग कौन सा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ, इंक्रीजिंग लिखेंगे मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैम के पेपर में जो वर्ड यूज होगा इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अदरवाइज नॉन डिक्रीजिंग यूज करेगा वो। कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग में इंक्लूड नहीं होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मतलब ये बता रहा हूँ कि तीसरा ऐसे ही आउट हो जाएगा। तो मैं जो इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ एनसीईआरटी वाला इंक्रीजिंग नहीं है। एनसीईआरटी बुक में दो क्लासिफिकेशन है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो होगा नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग में कांस्टेंट इंक्लूड होगा और इंक्रीजिंग में कांस्टेंट फंक्शन इंक्लूड नहीं होगा। सर ए होगा। यस, और हाँ, ये तो मैंने डेफिनेशन यहाँ थ्योरम लिखा दिया है, तो ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट लिखा है ए, तो कि अगर f' मोर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और बाकी डिसाइड कीजिए। बस ए ही होगा। ओके, सो बी अगर गलत है तो कोई एग्जांपल बताओ, यही मैं पूछना चाह रहा था। तो बी जो है उस थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट है, तो अगर आपको लग रहा है बी गलत है तो कोई एग्जांपल बताओ मुझे जिसके लिए स्टेटमेंट गलत हो जाए। सर sin x। कौन सा? साइन एक्स। sin x सर 0 से पाई में। ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो साइन एक्स 0 से पाई में, तो साइन एक्स 0 से पाई में क्या है? अगर आप 0 से पाई में जाते हैं तो साइन तो ऐसा हो गया, तो ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग है। पूरे इंटरवल में तो कुछ भी नहीं है ना, ये फुल्ली ना तो इंक्रीजिंग ना फुल्ली डिक्रीजिंग है। मतलब कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो जाए। देखो ये दो एग्जांपल है, एक ये भी है और ये भी है, वो एग्जांपल चेक करो। एक्स क्यूब तुम्हें ग्राफ देख के लग रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? मतलब अगर x1 लेस देन x2 है, एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलता हूं x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 है, तो क्या x1 क्यूब स्ट्रिक्टली लेस देन x2 क्यूब होगा? इज इट फाइन? कभी ऐसा हो सकता है
कि x1 x2 से कम हो बट x1 का क्यूब और x2 का क्यूब इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। है ना, x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 हो लेकिन दोनों का क्यूब इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब ये हो गया यहां से कि यहां से ये प्रूव हो गया कि जो fx बराबर x क्यूब है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। सो हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किया कि x क्यूब एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश x। सो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर। क्या आप ये बोल सकते हो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R? यस कैसे होगा? क्या ये कभी 0 नहीं हो सकता? 3x स्क्वायर, सोचिए 3x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती किसी पॉइंट पे, है ना? हाँ, तो ये लाइन गलत लिखी हुई है, जो मैंने अभी लिखा वो गलत है। गलत कैसे है? 0 भी हो सकती है x बराबर 0 पे, और इसीलिए ये बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसने कहा स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, स्ट्रिक्टली इक्वलिटी नहीं लगाया है, तो ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 लिखना गलत है। स्ट्रिक्टली मोर देन 0 बोलोगे दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3x स्क्वायर जरूरी थोड़ी स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा। अगर आप x को 0 ले लो तो 0 हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसीलिए ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है। तो f डैश x अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नॉट नॉन नेगेटिव, है ना, तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में जो रिलेशन है वही रिलेशन मेरा अब नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में रहेगा। सो नॉन नेगेटिव जब बोलते हैं तो जो नेगेटिव नहीं है तो 0 इंक्लूड हो जाएगा नॉन नेगेटिव में। जब हम पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं तो 0 पॉजिटिव में नहीं आ सकता, ठीक। तो वैसे ही हम अब यूज करते हैं इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग। तो जब इंक्रीजिंग यूज करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन को इंक्रीजिंग नहीं मानेंगे हम। हायर जो क्लासेस हैं ग्रेजुएशन या उसके ऊपर लेवल कौन से बता रहा है ना, 11 12 जो एनसीईआरटी जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने, मतलब वो कोई प्रोफेसर ही लिखा है इन लोगों ने, तो उन्होंने डिफाइन किया है। बट एक ग्लोबल लेवल पे जो हायर अब लेवल की बुक पढ़ेंगे फॉरेन ऑथर की, या स्पेशली जो जैम का जो है ना, जो पेपर या जैम गेट का जो पेपर आप देखेंगे तो उसमें वो यही डेफिनेशन यूज करता है, इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। तो मतलब ये है कि दिस इज मोर देन इक्वल टू 0, आप ऐसा नहीं लिख सकते मोर देन 0, तो इसीलिए बी ऑप्शन रॉन्ग है। और अब डी ऑप्शन चेक करो, अगर f डैश x 0 है कुछ पॉइंट पे फॉर सम, तो सम का मतलब एटलीस्ट वन, तो अगर f डैश x 0 है किसी एक पॉइंट पे, अगर 0 हो जाए, यही एग्जांपल काम कर जाएगा, देन f कैन नॉट बी इंक्रीजिंग। क्या ये सही है गलत है? गलत। तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया इसी एग्जांपल से। या यहां मैं लिख देता f में बी इंक्रीजिंग, तो ट्रू हो जाता ये ऑप्शन, है ना, इस तरीके से x क्यूब इसका एग्जांपल हो जाता, मैं लिखता f में बी इंक्रीजिंग, कैन नॉट बी की जगह, तो ट्रू हो जाता ये। सो अगर f डैश x 0 है फॉर सम, फॉर ऑल नहीं लिखा हूं, ध्यान रखना वर्ड यहां, अगर मैं फॉर ऑल लिख दूंगा तो फिर ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से। फॉर सम लिखा है मतलब एटलीस्ट वन, सम का मतलब होगा एटलीस्ट वन वैल्यू, तो वो मेरा x क्यूब है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, ये एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो इसीलिए f कैन नॉट बी इंक्रीजिंग, तो ये गलत कह रहा है, f इंक्रीजिंग है मेरा यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ फॉर ऑल x तो फिर कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा और कोई दूसरा हो नहीं सकता, तो उस केस में, अच्छा तो उस केस में देखना पड़ेगा क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फॉर ऑल लिखूंगा तो फिर कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन कैन नॉट बी इंक्रीजिंग, ये भी सही है। और चूंकि हमने जो डिफाइन किया मे बी इंक्रीजिंग बोलेंगे, अच्छा तब भी गलत हो जाएगा, नहीं तब भी गलत ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पे 0 है ना। यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं क्या करता हूँ f डैश x 0 है फॉर ऑल x, तो फॉर ऑल x का मतलब नॉट डिक्रीजिंग होता तब कांस्टेंट भी हो जाता। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग लिखा है तो इसका मतलब फिर वो तब भी स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया है, तो स्ट्रिक्टली मतलब यहाँ इंक्रीजिंग का मतलब
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से है। ठीक है, चलिए तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोगों को ये डेफिनेशन के तौर पे याद रहा होगा, तो ये कभी डेफिनेशन नहीं हो सकता। डेफिनेशन कोई स्टेटमेंट कब होता है, जब इफ एंड ओनली इफ हो, दोनों तरफ से ट्रू हो। ये दोनों तरफ से ट्रू नहीं है, एक साइड से ही ट्रू है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तभी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो। हाँ जी, पूछो, कोई डाउट पूछ रहे थे। सर इसका वो थ्योरम का कॉन्ट्रापॉजिटिव ट्रू होगा कि कंट्रापोजिटिव हर स्टेटमेंट का ट्रू होगा। इसका कंट्रापोजिटिव बताओ, क्या लिखूं, क्या होगा कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इसका? कंट्रापोजिटिव तो इक्विवेलेंट ही होता है ना। तो इस थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो इसी थ्योरम को? एफ इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स। अरे वो नेगेशन हो गया, नेगेशन नहीं, मतलब कन्वर्स हो गया, सॉरी कन्वर्स हो गया। स्टेटमेंट कन्वर्स अलग होता है, कंट्रापोजिटिव अलग होता है। तो इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा? हाँ, तो मतलब ये है कि f इज नॉट इंक्रीजिंग ऑन i, देन f डैश x इज नॉट मोर देन, तो मतलब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा लिखूं मैं कि इफ f इज नॉट इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, देन f डैश x इज नॉट मोर देन 0, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो ये ट्रू होगा, क्योंकि कोई स्टेटमेंट और उसका कंट्रापोजिटिव सेम ही मीनिंग देता है, सेम ही कंक्लूजन देता है, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से तो कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो मतलब एफ डैश एक्स या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है ना, उस तरीके से। चलो, तो ये हमने डिफाइन किया इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलर तौर पे हम डिफाइन कर सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सो डिक्रीजिंग का मतलब फिर से मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से होगा। सो सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या होगा कि f फिर से डिफाइंड है d टू r, d इट्स डोमेन, r कोडोमेन है। सो ये कोई फंक्शन है, सो फंक्शन f इज डिक्रीजिंग। तो यहां जो डिक्रीजिंग लिख रहा है उसका मतलब हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, सो फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ। तो सिमिलर तरीके से लिख पाएंगे कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1। अब यहां डिक्रीजिंग है ना, तो उल्टा हो जाएगा, मोर देन fx2। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ही रहेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। अच्छा, ऑन इंटरवल लिख लो। सो ऑन i विच इज सबसेट ऑफ d। ठीक है, सो यहां होगा इफ एंड ओनली इफ कि x1 लेस देन x2 हो जाए, देन fx1 स्ट्रिक्टली मोर देन fx2 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा समझ लो आप फिर से कि x1 x2 कोई दो वैल्यू है, तो x1 लेफ्ट में, तो x1 की वैल्यू कम होगी, x2 ज़्यादा होगी। तो कुछ इस तरह का होगा कि x1 पेजो वैल्यू है और x2 पेजो वैल्यू है। ठीक है, सो इस तरीके से, तो ये वैल्यू आपका fx1 होगा और ये वैल्यू आपका fx2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे थ्योरम लिखोगे तो वही थ्योरम ये कहता है कि इफ f डैश x इज नेगेटिव स्ट्रिक्टली, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, देन f इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखो या सिर्फ डिक्रीजिंग लिखो। सो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन i, इंटरवल i। ठीक है, फिर से कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसके एग्जांपल के लिए माइनस ऑफ एक्स क्यूब ले लो, तो सो माइनस ऑफ एक्स क्यूब देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, एग्जांपल माइनस एक्स क्यूब देख सकते हो।
उसी तरीके से, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, अगर जैसे आप अगर fx बराबर e की पावर -x ले लो, है ना, -x, तो x टेंस टू इन्फिनिटी करोगे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ आएगा, है ना, और इसमें माइनस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी रहेगी। तो यहाँ पे 1 है y की वैल्यू और x 0 है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। और fx बराबर -x ले लो तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा रफली, है ना। सो fx बराबर -x, तो ये सब कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन है कि मतलब जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू घटती जा रही है, ये मतलब है। जैसे y की वैल्यू ये है, देखो आप जैसे राइट में जा रहे हो वैल्यू घटती जा रही है। सो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। और भी फंक्शन हो सकता है। तो ये हो गया। अब डिफाइन करेंगे हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, सो ये नॉन डिक्रीजिंग, अभी हमारा यही मतलब है जो एनसीईआरटी बुक में इंक्रीजिंग लिखता है। तो f है d2r, डोमेन फंक्शन है। तो फंक्शन जो होगा, जो मेरा फंक्शन है f इज नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। f फंक्शन क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल i। सो फंक्शन f इज नॉन डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल i इफ एंड ओनली इफ। क्या डेफिनेशन होगा इसका, बताओ भाई। हाँ, तो नॉन डिक्रीजिंग है तो अगर x1 लेस देन x2 है और ये नॉन डिक्रीजिंग है मतलब इंक्रीजिंग और कांस्टेंट दोनों इसमें इंक्लूडेड है। इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन, या वैसा फंक्शन है बीच में कहीं पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है ना, मतलब सॉरी, मतलब जो ग्राफ में x के कहीं कहीं पैरेलल हो जाता है किसी पॉइंट पे। तो x1 लेस देन x2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो fx1 है लेस देन और इक्वल टू, ये डिफरेंस है डेफिनेशन में। जब हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन लिख रहे थे, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहे थे, तो वहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी। अब यहाँ पे वही सेम चीज है बट यहाँ पे इक्वालिटी इंक्लूड हो गई। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू i। सो ये डेफिनेशन है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का। चलो इसी में साथ में ये भी लिख देता हूं मैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जो एनसीईआरटी में लिखता है डिक्रीजिंग जिसको, ठीक है। तो नॉन इंक्रीजिंग मतलब जो इंक्रीजिंग नहीं है, या तो कांस्टेंट फंक्शन है या फिर स्ट्रिक्टली, है ना, नॉन इंक्रीजिंग है ना, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो यहां भी सेम है, तो डेफिनेशन कॉमन ही रहेगा। d2r इस तरह से है, तो इसको मैं लिखूंगा अगर, एक मिनट, तो यहां से अगर मैं इसको देखिए, सो इसमें क्या लिख रहा हूं, एफ फंक्शन इज नॉन, यहां पे इंक्रीजिंग कर देते हैं, सो नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन आई इफ एंड ओनली इफ। सो यहां पे क्या होगा, जस्ट ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, मोर देन इक्वल टू, देख लीजिए। सो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। ओके है कि नहीं, डेफिनेशन ठीक है। अब देखो, अगर मैं थ्योरम लिखूं, एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ इस तरह का फंक्शन भी आ जाएगा। जैसे आप अगर देखते हो कोई फंक्शन ऐसा है कि कोई मान लीजिए इस तरह का फंक्शन है, दिस दिस दिस, मान लो इस तरह का फंक्शन है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग में, ऐसा भी चल जाएगा, है ना। और इस तरह का फंक्शन में क्या है कि जैसे पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीज, इस तरह से मान लो आ गया, या मैं जब समझाने के लिए बोल दूं तो इस तरह से हो सकता है, इस तरह का केस, तो ये भी ओके है। तो इस पार्ट पे जो होगा ना,
x1 x2 कोई भी चूज करो, दो डिफरेंट वैल्यू, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो ये जो इक्वलिटी है ना, इन पॉइंट्स पे होल्ड करेगी। तो इस तरह केस, कोई फंक्शन का ग्राफ परवलय काल होगा, उसका क्या होगा? किसी फंक्शन का ग्राफ परवलय काल होगा, क्या होगा? पैराबोलिक। परवलय जैसे बॉल आता है, बॉल, हाँ, वो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग? मतलब ग्राफ कैसा रहेगा? मैं रुक जाओ, परवलय तो हिंदी वर्ड यूज कर रहे हो शायद, मतलब कैसा, इस तरह कैसे बोलना चाह रहे हो? इसी का विपरीत कर, इसी का विपरीत ऐसा है, इसी का, हाँ, विपरीत मतलब ऐसा ही, ऐसा ऐसा। अच्छा, मतलब ये ऐसा कर दूं? यस सर, यस सर, हाँ, तो इसको अब क्या बोलूं, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वैसा? यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो इसका ये इस पार्ट में इंक्रीजिंग है, इस पार्ट में डिक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है एक्चुअली, ठीक है ना। सो आप पर्टिकुलर इंटरवल में बोल सकते हो कि यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है और उसके बाद डिक्रीजिंग है। पूरे इंटरवल में, पूरे आर पे या पूरे डोमेन पे हम कुछ नहीं बोल सकते कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूरे डोमेन पे नहीं होगा। ये भी ऐसे ही है कि यहां तक जो भी लोएस्ट वैल्यू है ये डिक्रीजिंग है, बाद में इंक्रीज हो रही है। सो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है, तो पूरे इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इधर आर डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीज कर रही है और बाद में इंक्रीज कर गई एक्चुअली, ऐसा हो गया। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, कुछ है ना, तो इस तरह के ना ग्राफ मान लो इस तरह से होंगे। सो ऐसा मैं पहले एक थ्योरम लिखता हूं, देखो तुम ट्राई करो। थ्योरम क्या मतलब, थ्योरम से पहले क्वेश्चन लिखता हूं। सो क्वेश्चन यही है कि चूज ट्रू स्टेटमेंट। सो पहला स्टेटमेंट है, अगर इफ f is non decreasing on I, then f dash x more than equal to 0 for all x belongs to I। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा इसका कन्वर्स होगा कि if f dash x more than equal to 0 for all x belongs to I, then f is non decreasing on I। तीसरा, if f is non increasing on I, then f dash x less than equal to for all x belongs to I। एंड चौथा, if f जो होगा जो f है ना, सो if f dash x लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट का जो कन्वर्स स्टेटमेंट है दूसरा है, फिर तीसरा स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट चौथा स्टेटमेंट है। सो आपको बताना है कौन सा ट्रू है। f dash x लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल दिस, देन f इज नॉन इंक्रीजिंग ऑन I। बताइए क्या लगता है आप लोगों को? चारों नहीं होंगे। सर ए एंड तो अगर किसी को लगता है कोई स्टेटमेंट गलत है तो आप ट्राई करो कोई काउंटर एग्जांपल बनाने का। मतलब कोई भी स्टेटमेंट आप गलत बोलते हो कहीं भी, तो एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए। तो आप एक एग्जांपल ट्राई करो जनरेट करने का। तो चारों ही नहीं होंगे, कि जीरो वाली कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं तो नहीं। सो यहाँ पे एक्चुअली ऑल 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर कोई आपको गलत लगता है तो आप काउंटर एग्जांपल ट्राई कीजिए, मिलेगा नहीं। जैसे हमने उधर बोला था तो आपको यही डिफरेंस है नॉन डिक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में। वहां यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है। सो मतलब अगर मैं इसको थ्योरम लिखता हूं एज अ थ्योरम, सो अभी आपने क्या देखा है? अभी आपने देखा है डेफिनेशन, ये था डेफिनेशन।
अच्छा ये तो डिक्रीजिंग पे आ गया। सो यहाँ इफ एंड ओनली इफ नहीं था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उस केस में अब हमारे पास क्या है, जो ये नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग है, यहाँ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। तो मतलब ये है कि अगर मैं एज अ थ्योरम लिखूं इसको, सो थ्योरम ये है कि, है ना, सो ऐसा होगा कि अ फंक्शन f इज नॉन डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल i। ये सब किताब में भी है, आप बारीकी से पढ़ेंगे ना बहुत ध्यान से तो आपको समझ आएगा, है ना। लिखा तो सब कुछ है बुक में, लेकिन उसको समझना मेन डिफिकल्ट टास्क है। ये सब किताब में है, कोई भी किताब आप पढ़ेंगे देख लीजिए वहां लिखा होगा। मतलब आप अगर कोई बुक, जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक उठाइए आप, तो जैसे आप लोग जी होगा होगा उसमें भी होगा, आप चेक करो। जैसे जनरली आप लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये इफ एंड ओनली इफ ट्रू है ना। आप मान लेते होंगे कि f डैश x लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर डिक्रीजिंग है तो f डैश x नेगेटिव होगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो 11th 12th में भी ऐसा सामान लेते हैं, लेकिन यहाँ कन्वर्स ट्रू नहीं है। होगा उसमें भी, आप ध्यान से पढ़िए एक एक थ्योरम ठीक से, होगा उसमें भी। So a function f is non-decreasing on I if and only if, non-decreasing if and only if f dash x is either more than or equal to 0 for all x belongs to interval I। और इसी का दूसरे टर्म में लिखे, सो थ्योरम है कि a function f is non-increasing on interval I if and only if तो एज अ डेफिनेशन भी ये यूज किया जा सकता है। तो कोई भी इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है तो वो एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, कि इंक्रीजिंग का डेफिनेशन, तो बाकी वो थ्योरम हो जाएगा फिर इस तरीके से। सो अगर कोई फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव मोर देन और इक्वल टू 0 होगा, और नॉन इंक्रीजिंग है। अब कौन किसको इंप्लाई करता है, यहां थ्योरम ये है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, यस और नो। मतलब अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो क्या इंक्रीजिंग फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं? स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो नहीं होगा। नहीं, इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी होगा वो? यस सर। मैं भी नहीं बताना है, श्योरली बताना है, यस सर। ठीक है ना। इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें बोला था f डैश x मोर देन और इक्वल टू 0, तो इट्स ओके, मतलब f डैश हो डेफिनेशन से। तो अगर इसका डेफिनेशन क्या था, इसका डेफिनेशन ये है कि x1 लेस देन x2 है, देन fx1 लेस देन fx2। और इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन ये है, इसका डेफिनेशन ये है, और इसका डेफिनेशन है x1 लेस देन x2 होगा, देन fx1 शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू, तो कोई एक है तो भी नो प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन इस वाले का है। तो अगर ऐसा है, अगर आप यहाँ इक्वलिटी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन, तो क्या इसको मैं इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ? नो। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाऊं तो हर पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव है, यस सर नो। तो वही चीज यहां भी है, यही कहना चाह रहा है कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव, इट्स फाइन, बट एवरी नॉन नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, नो। जीरो नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो जीरो जो नंबर में चल रहा है वहां कांस्टेंट फंक्शन समझ लो। तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये एक्चुअली इसमें ये वाली चीज है ही, एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है। सो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो नॉन डिक्रीजिंग तो होगा ही। अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है सो दैट मे नॉट बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन कन्वर्स ट्रू नहीं होने देगा।
ऐसे ही दूसरा भी ऐसे ट्रू हो जाएगा। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूं। हेलो हाँ हर्ष सर। बताओ। हेलो हाँ सर, कैसे हैं सर? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ। बताओ। अच्छा सर, एक बार कॉल करेंगे आप क्लास लेने के बाद? 11 बजे फ़ोन करना, ठीक है? हाँ। ठीक है सर। तो यहाँ बोल दो डिक्रीजिंग, ठीक है? तो यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ इनइक्वालिटी बस रिवर्स हो जाएगी। जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो नॉन इंक्रीजिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिक्रीजिंग है तो ये मोर देन 0 है ना, x2 यहाँ पे, और ये मोर देन इक्वल टू, ठीक है जी? और देख लो, तो ये सब थ्योरम्स हैं। अब ये सब है ना क्लियर होगा एग्जांपल, जैसे x3 भी एग्जांपल है ना? तो उस तरह से आप देख सकते हो, जैसे मतलब जैसे थ्योरम्स बहुत ज़्यादा आपको बुक में भी पढ़ेंगे तो उसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग कई बार क्लियर होता है क्वेश्चंस के थ्रू। जब आप जैसे मान लो क्वेश्चन कोई कर रहे हो ना, तो अब ये कोई स्टेटमेंट अगर गलत है तो एक काउंटर एग्जांपल गलत कर देगा। जैसे मान लो ये ट्रू, अब यही जो मैं थ्योरम्स लिखा हूँ एग्जाम में क्या होगा, इसी को 4 ऑप्शन बना देगा। ये 4 थ्योरम लिखे हैं, इसी को 4 ऑप्शन बना देगा। अब आपको चूज करना है, तो ट्रू होगा तो कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं होगा, तो उसको प्रूव कर सकते हो। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट मिल गया आपको, तो मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इस तरह से। ये कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है? तो हमने अभी डिफाइन किया है इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग। फिर इस पे थ्योरम्स लिखे हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें वो जो डेरिवेटिव वाला कंडीशन वो इफ एंड ओनली इफ नहीं होता है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये गारंटी है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। इसका एग्जांपल x3 भी है, ठीक है? वैसे ही उसके लिए कि एफ डैश अगर नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो गारंटी है कि आपका जो क्या होगा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। लेकिन कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली है ना मतलब लेस देन 0 होगा। तो उसमें -x3 उसका एग्जांपल हो जाएगा, कन्वर्स ट्रू ना हो इसके लिए। आप ये लिख के देखो जो मैं कह रहा हूं। सो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। हाँ नो प्रॉब्लम। x1 कोई छोटा नंबर x2 से है, तो जो fx1 है वो बड़ा हो गया fx2 से, तो इसलिए डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, x1 छोटा है x2 से, तो x1 छोटा है x2 से, लेफ्ट साइड में है। अब x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा होगी और x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू वो कम होगी, इसीलिए डिक्रीजिंग है। सर जी सर वो लास्ट पूछ रहा हूँ, फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, नेटवर्क इशू से। हाँ देखो, जैसे कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग भी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और कांस्टेंट फंक्शन भी है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला फंक्शन इसमें सेटिस्फाई करेगा, है ना? सो मतलब ये सबसेट है, सेट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा सबसेट होगा सेट ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का। क्यों सबसेट होगा? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हैं। वो ज्यादा एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस। जो कांस्टेंट फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग है, लेकिन वो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए fx बराबर 2, ये y बराबर 2 का ग्राफ है, तो y बराबर 2 बताओ किस कैटेगरी में आएगा? क्या y बराबर 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है? fx इज इक्वल टू 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है? हाँ कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। तो कांस्टेंट फंक्शन किस कैटेगरी में आएगा, इंक्रीजिंग में या नॉन डिक्रीजिंग में? नॉन डिक्रीजिंग में। हाँ, सो दिस मे नॉट बी ट्रू ना, क्योंकि
कांस्टेंट फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग, तो यहां तो है बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा ना। तुम ये बताओ मेरे भाई, जैसे 2 लेस देन 3 है, सो दिस इंप्लाई 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? ये ट्रू है, यस, सिंपल। 2 लेस देन 3 है, तो देन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 कह रहा है, ये बोथ थोड़ी कह रहा है, कह रहा है 2 लेस और इक्वल, दैट्स ओके, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बट इसका मैं कन्वर्स लिखूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 इंप्लाइज 2 इज लेस देन 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये फॉल्स है, क्योंकि यहां तुम कह रहे हो 2 लेस और इक्वल टू 3, तो हियर मे बी 2 इक्वल टू 3, बट यहां तो कह रहे हो इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां और है लेस और इक्वल, तो यहां तुम लेस बोलो, इट्स फाइन। तो ये सुपर सेट है ना, तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सबसेट है, दिस विल अप्लाई दिस। सो मैं तुम्हें अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं, अगर जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझो आप, सो यहां पे क्या होगा, ठीक है, छोटा हो गया। सो जैसे जो सेट ऑफ, अगर ये सेट ऑफ क्या है, इस बीच में ये होगा आपका सेट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये है सेट ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। तो ये बाहर कौन से फंक्शंस हैं बताओ भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन के बाहर कौन से फंक्शंस हैं? कांस्टेंट फंक्शन, यस, है ना, कांस्टेंट फंक्शंस एक्चुअली। सो ये वेन डायग्राम बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि सर्कल के बजाय मैं रेक्टेंगल यूज कर रहा हूं वेन डायग्राम में। सो ठीक है ना, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का सेट है, छोटा वाला बॉक्स, और एक बड़ा वाला बॉक्स है जो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का सेट है। सो एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग, बट एवरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, देखो। तुम एग्जाम्पल से ट्राई करो, क्वेश्चन से को लिखता हूं, देखो क्वेश्चन ट्राई करो पहले। सो तुम कुछ वो डिसाइड करो, चलो मैं तुम्हें बोलता हूं कि अच्छा मैं आसान सा क्वेश्चन लिखता हूं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सो कंसीडर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। चलो पहला ऑप्शन है, तो आपको चूज करना है ट्रू स्टेटमेंट। मैं लिखता हूं जो फंक्शन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखता हूं। देन f इज ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ऑन जीरो से 2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से 2, डिक्रीजिंग ऑन -2 से 0, एंड अच्छा स्ट्रिक्ट, सॉरी, तो मेरा जो नोटेशन जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं वो नोटेशन यूज नहीं करूंगा। सो मैं यहां लिखूंगा नॉन डिक्रीजिंग, और सो ये इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो नॉन इंक्रीजिंग। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है, जैसे तुम डिसाइड कर लो। बताओ क्या होगा? सो अगर आप ग्राफ से भी देख सकते हो, अब बिना ग्राफ से भी देख सकते हो। सो यहाँ मान लो -2 है, यहाँ 0 है, लेट्स से यहाँ पे 2 है।
मैं रफली बना रहा हूँ, थोड़ा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 है यहाँ पे, सो चेक कर लो। अब तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। सो इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या है कि अगर तुम x1 लेस देन x2 ले रहे हो तो fx1 शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन fx2, x1 स्ट्रिक्टली लेस देन fx1, सॉरी x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2, मैं लिख देता हूँ। तो ये था x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2, देन fx1 स्ट्रिक्टली लेस देन fx2, तब बोलोगे आप इंक्रीजिंग है ना। और अगर इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी है तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे चेक करो, तुम ग्राफ देख के बता दो। तो इंक्रीज, हाँ नॉन डिक्रीजिंग में सिग्नम फंक्शन, ओके। चलिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं इसके बाद वो लिख देता हूँ। तो जो इन्होंने वर्ड यूज किया है सिग्नम फंक्शन, तो पहले तो मैं सिग्नम फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो एस जी एन ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का सिग्नम फंक्शन ये होता है 1 when x is positive, 0 when x is 0 and -1 when x is negative, या आप बुक में देखते होंगे mod x upon x 0, जब x नॉन जीरो है तो ऐसा है, जब x 0 है तो ऐसा है ना। ये सिग्नम फंक्शन है। तो अब आप यही 4 ऑप्शंस यहाँ लिख लेते हैं। ऑप्शन ए, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, नॉन डिक्रीजिंग ऑन आर, है ना। आप डेफिनेशन जिसका क्लियर है वो डिसाइड कर पाएगा, जिसको क्लियर नहीं क्लियर हो जाएगा अभी। सो नॉन डिक्रीजिंग ऑन आर, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग ऑन आर, ऑप्शन ए बी सी डी नॉन डिक्रीजिंग ऑन आर। ठीक, चलिए पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, फिर इस पे आते हैं। तो इसमें इंक्रीजिंग है, देख लो यहाँ ग्राफ से भी देख लो, 0 से 2 में तुम ग्राफिकली देखोगे तो ये डेफिनेशन था इंक्रीजिंग का कि मैं अगर कोई x1 लूँ, x2 लूँ, x1 लेस देन x2 वैल्यू बढ़ रही है, यस, तो इंक्रीजिंग भी है। नॉन डिक्रीजिंग क्या है, तो ये ट्रू है, तो अगर इंक्रीजिंग होगा तो नॉन डिक्रीजिंग होना ही है, थ्योरम था। अगर इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग होना ही है, हर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होगा। तो अगर ये ट्रू है तो बी ऐसे ही ट्रू हो जाएगा। डिक्रीजिंग है क्या, किस पे, इंटरवल भी ध्यान देना, -2 से 0 लिखा हूं, तो -2 से 0 में, सो -2 से 0 में आ रहे हो तुम, तुम्हारा x1 x2, तो इसका डेफिनेशन क्या था डिक्रीजिंग का, कि अगर तुमने x1 सेलेक्ट किया लेस देन x2, देन fx1 हैज टू बी मोर देन fx2। ये डेफिनेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन का। डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये x1 ले लो, ये x2 ले लो, यहाँ x1 x2 यहाँ कंसिडर किया था। तो अगर x1 की वैल्यू, नंबर लाइन है ना, ये x एक्सिस नंबर लाइन है, तो x1 लेस देन x2 होगा ऑब्वियसली, ये x2 है यहाँ पे। अब ये fx1 ये fx2 क्या रिलेशन होगी, तो fx1 हमेशा ज्यादा होगा, तो ये डिक्रीजिंग है। या ग्राफ देख के तुम्हें समझ आ रहा होगा। देखो कोई फंक्शन, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, इनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। और नॉन इंक्रीजिंग तो ये है, तो ये होगा ही, तो 4 ऑप्शन ट्रू है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर जी क्या होता, एक आदित्य, एक मिनट, बोला मधु कुछ पूछ रही, हाँ बताइए, जोर से बोलिए थोड़ा। ओके, अगर एक्स क्यूब होता तो क्या होता, तो चलो मैं एक्स क्यूब के लिए सेम क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले आप लोग डिसाइड कर लो, फिर मैं डिसाइड करता हूँ। एक बार आदित्य तुम भी आते हैं, तो पहले इसको एक बार देख लो। सो मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। चलिए, सो इसको बुला लें। आओ, सो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, अब ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब कर देते हैं। अब आप
डिसाइड करो भाई। तो ये था इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग। बताओ तो आदित्य तुम क्या पूछ रहे थे? हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप इसका एमटेस्ट निकालेंगे ट्वेल्थ आएगा तो आपने उससे ये रखना है कि अगर एमटेस्ट है स्ट्रिक्टली बेटर देन 0 होना चाहिए ना, तो स्ट्रिक्टली यूज करना कहाँ का स्ट्रिक्टली देन 0 होना चाहिए? मतलब इंक्रीजिंग होने के लिए तुम ये कह रहे हो कि एमटेस्ट इफ दैट एक्स, ये हमें पड़ेगा कि अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है तो क्या होगा? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। हाँ इंक्रीजिंग होता है स्ट्रिक्टली, सही बात है, लेकिन क्या कन्वर्स ट्रू है? नहीं सर, नहीं। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा तुम इसका डेरिवेटिव निकालो। सो एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा? 2x। ठीक, तुम ये कहना चाह रहे हो कि 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, तो हाँ ये मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा हालांकि। तो तुम जो स्टेटमेंट बताए हो वो थ्योरम यहाँ फेल हो गया। हमने ये थोड़ी लिखा है कि अगर एफ डैश एक्स मोर देन 0 नहीं है तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा, ऐसा थोड़ी लिखा है। तो तुम जो यूज करना चाह रहे हो उसका कन्वर्स यूज करना चाह रहे हो। सो अगर ये मोर देन इक्वल टू 0 हो गया, अगर ऐसा होगा तब ये कंक्लूजन है, और ऐसा नहीं होगा तो कोई कंक्लूजन नहीं है। थोड़ा आसान एग्जांपल से समझाता हूं। तुम ये जानते हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये जानते हो ना, है ना? ठीक, अब अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो तुम कुछ कह सकते हो कॉन्टिन्यूटी के बारे में? नो सर, तो सेम यहां पे हो रहा है। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो थ्योरम फेल हो गया, मतलब थ्योरम यूजफुल नहीं है वहां पे मेरे लिए। तो ये स्टेटमेंट यूजफुल कब है? अगर एफ डैश एक्स मोर देन 0 है तब हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है, अगर ये ट्रू नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। यही चीज समझने की जरूरत है मैथ्स में, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां हमारा एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है इस इंटरवल पे, तो यहां से कोई कंक्लूजन नहीं आया, तो ये थ्योरम आपको हेल्प नहीं कर रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे थ्योरम आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको कोई दूसरा अप्रोच यूज करना पड़ेगा, तो वो अप्रोच है डेफिनेशन। ठीक, सो जब भी आप वन वे थ्योरम यूज करते हो ध्यान रखना, वन वे थ्योरम वो है तब गारंटी दे रहा है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं कह रहा है वो एक्चुअली। ठीक है, इस तरीके से। एनीवे हाँ, सो सर ए और बी होगा इसका। चलिए अब एक्स क्यूब है तो ग्राफ तो सब लोग जानते हैं। ठीक, सो ये इंक्रीजिंग है 0 2 पे, तो देखो, तो ये मैं बोल रहा हूं थ्योरम हमेशा जरूरी नहीं हेल्प करेगा, ठीक है ना? तो डेफिनेशन हमेशा हेल्प करेगा, जहां थ्योरम फेल है ना वहां डेफिनेशन काम आएगा, इस तरीके से। सो एक्स क्यूब है ना, ठीक है ना? देख रहे हो तुम देख रहे हो 0 से 2 में क्या हो रहा है, ये 0 से 2 में अगर यहाँ 2 है तो ये 8 वैल्यू दे रहा, 2 का क्यूब 8, तो ये इंक्रीजिंग तो है, नॉन डिक्रीजिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये -2 से 0 में क्या दिख रहा है आपको? देखिए फंक्शन तो ऊपर जा रही है, तो इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है ना? जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तब भी ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। तो यहां पे क्या था कि ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है 0 से 2 में, बट एफ डैश एक्स जरूरी नहीं पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग है तो जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव होगा, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, तो उससे एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे आओ, अभी और किसी को क्वेश्चन है पूछो, अदरवाइज इसका आंसर बताओ। ग्राफ बना देता हूं इसका मैं, तो अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं आपके लिए, तो लेस देन 0 पे वैल्यू 1 है, मतलब -1 है, तो एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। 0 पे वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट इंक्लूडिंग है, ये एक्सक्लूड कर लो, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से
सो अब आप चेक करो, बी बताया ना अभी, किसने बताया था? यस सर। हाँ, बाकी सर डी भी तो होगा सर। डी भी तो होगा। ओके, तो इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था कि x1 अगर मैं लेस देन x2 लूं तो मेरा fx1 स्ट्रिक्टली लेस देन fx2 होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं आना चाहिए। ये डेफिनेशन है कि अगर मैं ऐसा दो नंबर चूज करूं तो देख लो, तुम चाहो तो चलो x1 यहां ले लो, x2 यहां ले लो, तो x1 तुम अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो भी आंसर 1 आएगा, और x2 तुम पॉजिटिव है तब भी आंसर 1 आएगा, तो इक्वलिटी आ रहा है, तो ये तो फेल हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये तो पैरेलल हो गया, तो ये कांस्टेंट पार्ट हो गया। तो तुम x1 x2 तुम्हारा बढ़ भी रहा है लेकिन फंक्शन बढ़ नहीं रहा है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो फंक्शन भी ऊपर जाने चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है? ऊपर नहीं जा रहा, वो सेम ही है, तो ये कभी भी इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। ठीक, तो आउट हो गया। सेम ऑप्शन सी के लिए देखो, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या था? इसका डेफिनेशन था कि अगर x1 लेस देन x2 हो सो fx1 मस्ट बी मोर देन fx2, मतलब अगर तुम लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो फंक्शन को नीचे की तरफ जानी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, फंक्शन नीचे नहीं जा रहा, वो कांस्टेंट ही है, तो ये भी आउट हो गया। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जब तुम्हारी एक लेफ्ट टू राइट तुम बढ़ रहे हो ना तो फंक्शन नीचे जानी चाहिए। ये कह रहा है जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो फंक्शन ऊपर जानी चाहिए, और अगर कांस्टेंट ही है, पैरेलल हो गया x के, तो वो कभी इंक्रीजिंग और कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये मतलब है। तो ये आउट हो गया। अब नॉन डिक्रीजिंग चेक कर लो, तो नॉन डिक्रीजिंग कह रहा था कि इसका जो डेफिनेशन वो ये कह रहा है कि तुम्हारा x1 लेस देन x2 है, या थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाएगी, डिफरेंशिएबल थोड़ी होगा ये फंक्शन, है ना, तो डिफरेंशिएबल है तो चेक कर लो पहले, जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा ये? नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लगाओ, ठीक है, डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है? x1 लेस देन x2 देन fx1 शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू, और है, दोनों नहीं, बोथ नहीं, यहाँ पे और है, लेस देन और इक्वल टू, सो fx2 हो गया। स्पेसिफाई कर रहे हैं फंक्शन, चेक करो, जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है? फंक्शन की वैल्यू या तो इक्वल है, अब होगा ऐसा, मान लो तुमने x1 यहाँ चूज किया, x2 यहाँ चूज किया, तो जब x1 तुम्हारा यहाँ पे है कोई नंबर तो वो -1 वैल्यू है उस पॉइंट के फंक्शन की, x2 यहाँ है, फंक्शन की वैल्यू +1 है, तो जब तुम लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो या तो फंक्शन की सेम वैल्यू है, कांस्टेंट है, या वो ऊपर जा रही है। कभी नीचे जा रही है क्या? है ना, नीचे नहीं जा रही ना। तुम लेफ्ट से राइट जब मूव कर रहे हो तो पहले -1 था, फिर 0 हुआ, फिर 1 हो गया, तो ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है। अब अच्छा, दोनों में सेम ही लिख दिया, एक मिनट, मुझे यहाँ मतलब था डिक्रीजिंग और ये नॉन इंक्रीजिंग लिखूंगा इसको मैं, नॉन इंक्रीजिंग, है ना। अब डिसाइड करो, सो नॉन इंक्रीजिंग, यहाँ ही मतलब मुझे नॉन इंक्रीजिंग, ये ओके है? बताओ जी, नॉन इंक्रीजिंग है कि नहीं? तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है या तो कांस्टेंट या डिक्रीज कर जाए, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज तो कर नहीं रही, इसका मतलब है कि नॉन इंक्रीजिंग है। तो इसमें आएगा कि जब तुम x1 लेस देन x2 लोगे तो तुम्हारा fx1 या तो मोर देन या इक्वल टू fx2 हो। तो जब मान लो तुमने x1 यहाँ चूज किया, ये x1 है, ये तुम्हारा x2 है, तो इस x1 पे फंक्शन की वैल्यू तुम्हारी -1 है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो x1 है फंक्शन -1 है, मोर देन इक्वल टू 1, तो उल्टा गलत हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन गलत। अब इसी को तुम्हें डाइजेस्ट करना है, कि समझना है कि कैसे हो रहा है। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डिस्कस करो। आगे बढ़े, चलो।
सो मैं एक बार फिर से तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मान लो इस तरह कोई फंक्शन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब ये ऐसा है, ऐसा हुआ, या मान लो ऐसा हो रहा है कि ये ऐसा हुआ, फिर बीच में ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, मान लो इस तरह फंक्शन है, तो ये पैरेलल हो गया बीच में, तो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा? नो सर। इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये बीच में कांस्टेंट हो गया, ये पैरेलल हो गया, मेरा ये कहने का मतलब बीच में कांस्टेंट हो गया, पहले इंक्रीज कर रहा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर गया, इस तरह से। तो ये बीच में, तो यहाँ तुम x1 x2 चूज करोगे तो जो वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी फंक्शन की, वही वैल्यू इस पॉइंट पे भी आएगी, क्योंकि ये मैं पैरेलल दे रखा हूँ, ग्राफ ऐसा है। सो ये फंक्शन जो इस तरह का फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग नहीं है, इसको तुम नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हो। नॉन डिक्रीजिंग है बट नॉट इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब कैसे बोलूं, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग नहीं है, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कि यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट मतलब तुम यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन फंक्शन बढ़ नहीं रही है, फंक्शन पैरेलल हो गया x एक्सिस के। सो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, या इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि फंक्शन ऊपर ही जानी चाहिए, ग्राफ पैरेलल नहीं होने चाहिए, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस टाइप का होगा कि जैसे ये है, तो जैसे तुम चेंज करो फंक्शन ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। एज वेल एज नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो। हाँ सर इससे पहले वाला क्वेश्चन होगा सर, इसका सर लास्ट ऑप्शन जो है सर, एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए सर। इसमें इक्वालिटी का भी तो साइन है, तो कांस्टेंट तो रह रहा है ना सर, x1 और x1 इज लेस देन, लेकिन आर पे कह रहा है ना। बट कांस्टेंट। चलिए तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं अगर, हाँ ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। तो -10 इज लेस देन 10, ओके। ये डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन ये है। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या हर रियल नंबर पे ट्रू है ये डेफिनेशन। तो f ऑफ 10 मोर देन इक्वल टू f ऑफ -10 मोर देन इक्वल टू f ऑफ 10, यस और नो? चेक कीजिए आप, यहां आपका फंक्शन लिखा है, आप डिसाइड कीजिए वैल्यू। f एट -10 क्या आंसर आएगा, फंक्शन की वैल्यू -10 पे क्या आंसर होगा? -1। और 10 पे क्या आंसर है? अगर x की वैल्यू 10 है तो फंक्शन की क्या वैल्यू, यहां देख लीजिए, वहां भी देख सकते हैं आप, ग्राफ में भी। सो ये गलत हो रहा है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, इसलिए आउट हो गया ये है नॉन इंक्रीजिंग। तो इक्वलिटी है, लेकिन अगर x1 मेरा यहाँ है, x2 यहाँ है, तो ये कह रहा है कि जब x2 ज्यादा है x1 से, तो fx2 कम हो जाना चाहिए fx1 से, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, x2 ज्यादा है x1 से और fx2 भी ज्यादा है fx1 से। चेक कर लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू थी -1, तो ये मोर देन इक्वल टू है 1 नहीं, तो इसीलिए गलत है ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई फंक्शन हो जिसको कंफ्यूज, आप फंक्शन बता सकते हैं ना, हम ट्राई कर सकते हैं ये चीजें। जी एक क्वेश्चन हो जाए चैट में, उसका टाइप log 1 plus x less than x। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल x फॉर विच log 1 plus x is less than equal to x is equal to, तो ये तो बाहर का क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये नहीं है, log 1 plus x is less than equal to x, ये है। इसका कॉन्सेप्ट बता दो, बहुत सारा उसमें ग्राफ बना लो ना, तो इसमें क्या है, तुम्हें इसका ग्राफ बनाना आता है और इसका ग्राफ अलग अलग बना लो ग्राफ। तो y बराबर x का ग्राफ तो ये हो गया, तो ये हो गया y बराबर x, और y बराबर log 1 plus x का ग्राफ बना लो। तो देखो x को जब तुम, इसका तो मिल जाएगा। मेरा डाउट ये, हाँ मेरा डाउट ये था कि वो असाइनमेंट मतलब साइन और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके दिया हुआ है, कितने कैसे करें?
हाँ तो वो भी हो जाएगा, तुम ट्राई करो, डाउट में डिस्कस करते हैं, सब हो जाएगा। जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन है यही तो सीखना है, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखोगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ के वो रट्टा मारे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी कि कहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो इसका ग्राफ बनाओ। log x का ग्राफ क्या बताया तुम्हें? log x का ग्राफ सिंपली था कि इस तरीके से कि log 1 प्लस एक्स है यहाँ पे, तो तुम x की वैल्यू 1 ऐड करो तो log x को मैं रखूंगा 0, तो y 0 हो जाएगी। तो ये ओरिजिन है ना, x। तो ये यहाँ से कुछ जाएगा, तो एक बार चेक करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका। जैसे हमारा log x इस तरह होता था ना, तो यहाँ से तो ये ग्राफ 1 प्लस एक्स है, तो ये ओरिजिन चला जाएगा, तो ये इस तरह से कुछ जाएगा। ये 2 पॉइंट पे कट करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या हो सकता है इसका, मतलब इसका तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट देखना पड़ेगा कि log 1 प्लस एक्स बराबर x, तो मतलब e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x को 0 रखने पे एक तो x बराबर 0 पे आएगी, और कोई पॉइंट आएगी? और नहीं एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मुझे लगा ये बस 0 पे ही इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो ग्राफ जो होगा इसका ये ऐसा हो जाएगा। देखो तो -0.86 पे। हाँ, लेकिन हमें क्या देखना है कि एक है ये, और इस तरीके में लगा ऐसा हो जाएगा शायद, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ कट करेगी। तो ये 0 पे ऐसा कुछ ग्राफ होगा, कट करेगी, चेक कर लो कहीं और कट करेगी ये। थर्ड क्वाड्रेंट पे सर कट कर रहा है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट, अगर पॉजिटिव एक्स के लिए बात करें तो एक्चुअली इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन तो है 1 प्लस एक्स शुड बी मोर देन 0, एक्स मोर देन -1, ये इसका डोमेन है। एक्स मोर देन, नहीं कट करेगा। हाँ अच्छा, मतलब तू कह रहा थर्ड में यहाँ पे इंटरसेक्ट कहीं कर सकता है, ओके। हाँ तो ये ग्राफ एग्जैक्टली बना के तुम्हें देखना पड़ेगा उस तरह से, एग्जैक्ट वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। एक तो मुझे x बराबर 0 पे सेटिस्फाई दिख रहा है, और कौन सा पॉइंट हो सकता है, क्या होता था कोई देखो एक अप्रोक्सीमेशन करके। डिक्रीजिंग है ये, नेगेटिव पे, हाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तुम्हारा, नहीं सिर्फ 0 पे, और कोई पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। देखो तो ये ग्राफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही ग्राफ होगा, एक ही पॉइंट पे 0 पे ही सिर्फ कट करेगी, और कहीं कट नहीं करेगी, क्योंकि है ना। सो ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव चेक किया मैंने, डेरिवेटिव 0 कब होगा, तो डेरिवेटिव 0 होगा सिर्फ x बराबर 0 पे। ठीक है ना, ओके। एनीवे इस तरह क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे हैं, तो ये उसका कोई रिलेशन नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे तुम्हें कोई 2 इक्वेशन दे दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के थ्रू। तो क्वेश्चन के थ्रू तो हो ही जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट डिस्कस तो करूंगा ना मैं। तो मैंने जितने भी 5-6 असाइनमेंट डिफरेंशियल कैलकुलस के भेजे हुए हैं, या ड्राइव में है असाइनमेंट्स वाले फोल्डर में, तो डिस्कशन तो करना ही है। तो उसमें चाहे जैम के क्वेश्चन हो, गेट का हो, जैम मैथमेटिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, IIT JEE, वो भी डिस्कस करना है, क्योंकि 1 वेरिएबल कैलकुलस वही वाला है। तो वो 4-5 ये हो गए, बाकी तो नॉन PY को असाइनमेंट है, डिस्कस सारे करने ही है। अच्छा देखो एक दो क्वेश्चन लिख लो अभी से, एक दो क्वेश्चन करो। हाँ जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये जो क्वेश्चन पिछला था वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो
प्रूव दैट दिस इज दिस। सो ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बताओ, आगे डिस्कस करेंगे। अभी इंक्रीजिंग, हाँ फॉर ईच ट्री देयर इज ए पॉइंट सी फॉर सच दैट, पूरा क्वेश्चन क्या है, इतना ही है। फंक्शन क्या है, 2 + cos x। ठीक है, इसको अभी मैं तुम अगले क्लास के स्टार्टिंग में ये सब डाउट पूछना। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 10 मिनट ही बचा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करके देख लो, ये सब नेक्स्ट क्लास के बारे स्टार्टिंग में पूछना, मतलब कल पूछना या नेक्स्ट क्लास जब होगी। एक बार ट्राई करो, ग्रुप में भेजो, कोई ना कोई सोल्यूशन भेजेगा, नहीं तो क्योंकि टाइम 1-2 क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक। तो मैंने इंक्रीजिंग डिफाइन किया, 1-2 क्वेश्चन जस्ट ट्राई कर लो। तो अच्छा, एक और थ्योरम में क्या बता रहा था, मान लो ऐसा होगा कि इफ, अगर ऐसा हो रहा है कि f डैश x इज 0 फॉर ऑल, फॉर सम नहीं बोल रहा हूं, फॉर ऑल बोल रहा हूं, x बिलोंग्स टू i, देन क्या होगा, क्या होगा, यही फिर ओनली हो जाएगा। ये तो क्या दिक्कत है, बताओ भाई। किसी इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, पूरे इंटरवल पे, चाहे x कुछ भी ले लो, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, सो कांस्टेंट फंक्शन होगा। सो f इज कांस्टेंट फंक्शन ऑन इंटरवल i, ठीक है। और इनफैक्ट कांस्टेंट है तो भी डेरिवेटिव 0 होगा, ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, जस्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो। तुम्हें बताना है कि सो द इंटरवल ऑन विच fx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x इज नॉन डिक्रीजिंग इज, बताओ ऑप्शन, वो इंटरवल बताओ जिसपे ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखो इतना टाइम नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें वो इंटरवल ढूंढना है जहां पे ये नॉन डिक्रीजिंग है ना। सो अगर तुम सीधा f डैश x फाइंड करो तो क्या होगा, यहां से f डैश x क्या आएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 4। अगर तुम यहाँ पे इसमें 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 कर लो, सो 3 टाइम x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 3 टाइम x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। और ये हमेशा क्या है, मोर देन 0 है और मोर देन इक्वल टू 0 है। तो ये किस इंटरवल पे, बताओ इसका क्या मतलब हुआ, बताओ भाई। अगर मैंने कहा 0 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0, ऑल रियल नंबर, -1 से 1, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा लिख दूं तो आप क्या चूज करोगे, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो रहा है कि तुमने जो f डैश x निकाले हैं वो मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। या तुम अगर स्ट्रिक्टली मोर देन 0 लिखते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉन डिक्रीजिंग था तो वो इफ एंड ओनली इफ होता है थ्योरम के साथ। तो इसका क्या मतलब है जी, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब होगा,
सो हमने पढ़ा था ना, थ्योरम था ना, इफ एंड ओनली एफ इज नॉन डिक्रीजिंग ऑन आर, पूरे रियल नंबर पे नॉन डिक्रीजिंग है ये। सो इनफैक्ट इसके सारे ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे यहाँ पे, पूरे आर पे भी है तो सबसेट पे भी होगा। और इसका बहुत इजी सा वो है कि तुम ग्राफ बना के देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ठीक है ना, तो ये क्या है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो ये तुम ग्राफ बनाओगे जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका ग्राफ कुछ होगा, अगर जीरो रख दे जीरो पे जीरो होगा, ऑरिजिन से पास कर रही है, तो ये भी कुछ इस तरह का ही ग्राफ है इसका, रफली ऐसा ही होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, रफली ग्राफ ऐसा ही होगा। ये है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है पहले तो। इसमें किसी को डाउट है? थ्योरम था ना हमारा कि एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, तो पूरे आर पे ये है, मतलब पूरे रियल नंबर पे, तो सबसेट पे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉन डिक्रीजिंग होगा। जैसे इसी में पूछ लेगा 1 1 ऑन 2, अच्छा तो वो भी मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में 1 1 ऑन 2 भी आया है, तो नेक्स्ट क्लास में 1 1 ऑन 2 पे भी ना क्वेश्चंस देखना पड़ेगा फंक्शन का। अभी तो हमने आज देखा है जस्ट कि इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है। एक और क्वेश्चन लिखो, तो मान लो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है सिंपली, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, ऑप्शन सी नॉन डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, ऑप्शन डी नॉन इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। बताओ बी और डी। बी और डी, अच्छा सॉरी, तो this function is option A क्वेश्चन क्लियर है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी टू, डिक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी टू, डिक्रीजिंग ऑन 2 to इंफिनिटी, इंक्रीजिंग ऑन 2 to इंफिनिटी। तो सिंपली तुम है ना वो चेक कर सकते हो साइन स्कीम या डेरिवेटिव से, ग्राफ बना के भी डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो। तो जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स क्या है उसका 2x माइनस 4, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा 2 से इंफिनिटी में, तो ये तो पक्का ट्रू है और ये ट्रू है ना। और यहाँ पे क्या है cos x है, तो 0 से पाई में क्या होता है, अगर तुम ग्राफ बना लो cos 0 1 है ना, cos 0 1 cos पाई बाई 2 0 और cos पाई माइनस 1, ये होता है। देख लो यहाँ से ये डिक्रीज ही कर रही है पूरा,
तो 0 से पाई में क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ओपन है, सो नो प्रॉब्लम, डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज करेगी तो नॉन इंक्रीज तो करेगी। तो आप लोग आराम से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना। तो आज मेनली हमने इंक्रीजिंग नॉन है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग किया। नेक्स्ट क्लास में पहले 1 1 ऑन 2 भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड भी है एक दूसरे से। सो 1 1 ऑन 2 हो गया, फिर मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ये सब करना है जो भी वन वेरिएबल में 11 12 जेडब्ल्यू में है। असाइनमेंट ग्रुप में है ऑलरेडी, या वहाँ पे जो 11 12 मैं एक बार फिर से भेज दूंगा याद दिलाने के लिए, बट ट्राई करो आप, क्वेश्चन सॉल्व करो इन टॉपिक्स पे। बाकी डाउट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो अभी के लिए नेक्स्ट बैच है 9 to 11। सो थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है।